तो हमने अभी तक रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद के शून्य देखे थे, कहां से? ग्राफीय विधि से, है ना। इस सवाल को भी हमने हल किया था कि जितने बार ये लाइन काटती है वो इसके शून्य कहलाते हैं। इसकी बात करें, यहाँ शून्य कितने होंगे? 0। अगले सवाल में 1, फिर अगले में 3, फिर 2, इसमें 2, यहाँ 4 और यहाँ 3। ठीक है, तो ये अगर ऐसा सवाल आता है तो आप हल कर देंगे। आज हम देखने जा रहे हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। उससे पहले हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना आना चाहिए। क्या ज्ञात करना आना चाहिए? बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो क्योंकि हमारे सिलेबस में द्विघाती बहुपद की बात ज्यादा होती है तो हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। ये हम देख ही चुके हैं कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है? -b/a, अचर पद बटे x का गुणांक। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के शून्य की। किस चीज की बात करेंगे? द्विघात बहुपद का शून्य। बहुत अच्छे से सीखना, और जिसको समझ में ना आए 2 बार 4 बार अभी पूछ के क्लियर कर लेना, है ना। पहले हम एक सवाल लेते हैं जो कि उदाहरण का ही है। सवाल है 2x² - 8x + 6। ये एक द्विघात बहुपद है जिसका हमें शून्य ज्ञात करना है। इससे गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने से पहले एक चीज और अभी जो हमने थ्योरी पे भी चर्चा नहीं की है वो कर लेनी चाहिए थी कि कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका मानक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c, जहां क्या हो रहा है, जहां a बराबर नहीं 0। ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे यहाँ पे। ये तो इसका मानक समीकरण, परिभाषा भी आ सकती है, सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात बहुपद का मानक समीकरण, द्विघात बहुपद का मानक बहुपद लिखिए, तो ये रहेगा, है ना। यह हम तुलना करेंगे तो a बराबर हमको 2 प्राप्त होगा, b बराबर -7 और c बराबर 6। हमें चिन्ह के साथ बात करनी है, बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो हम यहाँ माइनस लेते, यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लेते, प्लस है तो प्लस लेंगे, चिन्ह के साथ ही हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं अभी, हालांकि ये बात हम फिर से करेंगे द्विघात समीकरण में, जितनी जरूरत थी वह कर ली। अभी आपका सवाल है 2x² - 8x + 6। हम क्या करेंगे? a और c के मान उठाएंगे। क्या करेंगे? a और c के मान, लेकिन कैसे? चिन्ह के साथ। यहाँ याद रखना, हम कैसे लेंगे? चिन्ह के साथ। तो ये तो +2 है, गुणा वो क्या है? +6, यही तो है। अब दोनों काम करेंगे गुणा, कितना आएगा? प्लस का 12। ठीक है, क्या आएगा? प्लस का 12। अब होगा क्या? कि अब इसको अलग देखेंगे और इसको अलग देखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सीखना है कि हमने a और c के मान जो थे वो लिए, कैसे लिए? चिन्ह के साथ लिए, चिन्हों के साथ ही गुणा किया। गुणा करना आपको पता है, प्लस प्लस के दोनों मान है, गुणा करोगे तो प्लस रहेगा, प्लस गुणा माइनस का मान करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बताने की चीज नहीं है, फिर भी हमने एक बार आपको बता दी। ये दिमाग में है आपके? ठीक है, बना रहने दो इसको, जब आप देखेंगे तो सामने आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? संख्या को अलग देखेंगे और प्लस या माइनस को अलग। यहां पे अगर प्लस आता है तो हमें जोड़ना है। क्या करना है? प्लस का मतलब ऐसे ही जोड़ना होता है। और यहाँ पे अगर
माइनस आ गया, क्या आ गया, तो हमें घटाना। पहली बात तो ये हो गई, प्लस आ गया तो जोड़ना है और माइनस आ गया तो घटाना। अब ये जोड़ना क्या है और घटाना क्या है, उस पर चलते हैं। अब हम इस सब के बाद देखेंगे यहां पे संख्या, ठीक है, यहां पे हम संख्या देखेंगे, और जब हम यहां पे संख्या देखेंगे तो इस संख्या को प्राप्त करेंगे इस 12 के गुणनखंड से। कहां से प्राप्त करेंगे, 12 के गुणनखंड से। अल्टीमेटली हम करेंगे क्या कि 12 के ऐसे गुणनखंड करना है, प्लस लगा हुआ है तो जोड़ेंगे। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनको जोड़ के हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, 12 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनको जोड़ के हमें 8 मिल जाए। हम पहले 12 गुणनखंड ले लेते हैं। 12 गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 से काटोगे 6 बार, फिर 2 से काटोगे 3 बार, और 3 से काटोगे 1 बार। 2 2 और 3 ये लिख दिए। अब इसके हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं, गुणा करके सॉरी गुणा करके ऐसे जोड़े बनाने हैं कि हर बार गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ने पर कैसा आ जाए, 8 आ जाए। तो पहले हम क्या करते, पहले करते 2,6, ये गुणनखंड बनेगा, इन दोनों गुणा कर दिया। अरे रुको अभी, या नहीं 2,6 नहीं करते, पहले हम करेंगे 4,3। 2 गुणा 2 तो 4 हो गए और 3। अब देखो 4 तिया 12 तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये जोड़ के हमें 8 देगा, क्योंकि हमें यहां जोड़ना है, प्लस आया था, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, अब बनाते हैं 2 को छोड़ देते हैं और 2 और 3 का गुणा कर देते हैं। अब हमने पहला गुणनखंड मिला हमें 6 और दूसरा मिला 2। 6 दूनी अभी भी क्या होगा, 12, लेकिन क्या हमें जोड़ के 8 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब हमें जोड़ के 8 मिल रहा है, तो हमारा वांछित गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6,2। सवाल क्या था, 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, इसको तो अपनी जगह जैसे का कैसा लिखेंगे, माइनस भी अपनी जगह लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। और आप एक बार ध्यान रखना, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपको तरीका यही आजमाना है, यही लगाना है, ठीक है। प्लस होगा तो भी कोष्टक लगा के लिखना है। अब हमने किया क्या था, वहां प्लस 12 आया था, गुणनखंड ऐसे चाहिए थे इनको जोड़ के 8 मिले, तो कब 8 मिलेगा, 6 और 2 को, तो 6 प्लस 2, बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में, x अपनी जगह प्लस 6। अभी थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे ना रोजाना रोजाना, तब आपको लेंदी लगना बंद हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, 2x को अपनी जगह रखा, माइनस अपनी जगह रखा, और 8 के ऐसे गुणनखंड हमें मिल गए जिनको जोड़ के 8 मिला, कौन से, 6 और 2, और 6 को अपनी जगह रख दिया, ठीक है। अब अगले पद में हम क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, 2x² अपनी जगह, ये माइनस का अंदर 6 कैसा है, प्लस का है, तो माइनस का इधर से करेंगे और x का उधर से, एक ही बार में किए दे रहे हैं, तो माइनस का 6 में करोगे तो माइनस का 6 और उधर से x का हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का फिर गुणा करोगे 2 में, 2 कैसा है, प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के 2 उधर से x और प्लस 6, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पदों को देखेंगे, अभी एक सवाल और करवा देंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, है ना। इन दोनों पदों को देखेंगे, इसमें हमेशा x तो कॉमन आना ही आना, ये तो कोई दोहराए है ही नहीं। अगर आपने यहाँ गुणनखंड सही किए हैं तो x तो कॉमन आएगा आएगा। अब इन दोनों में ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो ऐसी कोई संख्या है, कौन सी है, 2 के अलावा तो कुछ नहीं है, तो उस 2 को और कॉमन ले लिया। अब देखो 2 का भाग इस 2 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहां x कॉमन लिया, यह x² है, x वाले कॉमन के पद में हमेशा घातें घट जाती हैं, x² था, x कॉमन ले लिया, कितना बचा
एक्स माइनस अपनी जगह 2 का भाग 6 में कितने बार? 3 बार। एक्स एक ही था, वो बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब होता क्या है अल्टीमेटली कि हमें यही पद यहां लाना होता है, उसके लिए हम फिर से कॉमन लेते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है जब सवाल बड़े होते हैं, संख्या उत्पत्ति होती है। उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है कि ये जो आपका आया ना, इसी को दोबारा लिख दो, या नहीं सोचना। ये जो आया है इसी को दोबारा लिख दो और इस पद की तुलना कर दो चिन्ह के साथ। ठीक है, यहां क्या है प्लस, यहां क्या है माइनस। अगर ये दोनों चिन्ह अलग अलग है तो माइनस लगा दो, और दोनों चिन्ह एक जैसी है तो प्लस रहने दो। दोनों चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या लगाएंगे माइनस। अब संख्या की तुलना कर दो। संख्या की तुलना हमारा भाग रूप में करना हमेशा, यानी यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। 1 को 2 कैसे बना सकते हो? 2 का गुणा करके, तो उस 2 को यहां लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये 1x माइनस 3 और ये भी 1x माइनस 3 है, ये बाहर आ जाएगा x 1x माइनस 3। अब यहां कितना बचा 2x अगले कोष्टक में, और यहां माइनस 2। ये इसके गुणनखंड हो गए, क्योंकि एक लिखते नहीं है तो ये और लिख सकते हो x माइनस 3 और 2x माइनस 2। हमें पहले यहां तक की लड़ाई है कि ये चीज निकालना सीखना है, सवाल तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हम इस पे तब तक यहां लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमें बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। हम एक नया सवाल देखते हैं। कोई माइनस वाला है? चल, सवाल है हमारा अगला सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। किताब पे सवाल है, अपनी प्रश्नावली का सवाल है। ठीक है, हल करने से पहले एक चीज और करना है कि ये देखना जो बहुपद दिया गया है वो ax² प्लस या माइनस bx या प्लस या माइनस c। यहाँ पे एक बात देखना, मैं प्लस या माइनस की बात कर रहा हूं, है ना। आपका जो मानक समीकरण है वो तो यही है, मानक तो यही रहने वाला है, मानक यही रहने वाला है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर तो प्लस को भी ले लो तो हमेशा इस फॉर्म में हो आपका प्रश्न। पहले x की घात 2 वाला पद, फिर x की घात 1 वाला पद, और फिर अचर पद। ये सवाल अभी ऐसे नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनेगा? 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो गया। अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, a और c का मान देखेंगे। a का मान कितना है 6, a का मान कितना है 6, और c का मान -3। यही आपने गलती कर दी, मैंने क्या बोला था चिन्ह के साथ लेना। a का मान क्या है +6। ज्यादातर सवालों में आपको a हालांकि पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन बाई द चांस अगर नेगेटिव हो गया तो क्या उसको छोड़ दोगे? तो हमको क्या लेना है चिन्ह के साथ। तो a का मान क्या है +6 और c का मान -3। गुणा करने पर क्या आया -18। अब ये माइनस ये बताता है कि यहां जो संख्या लिखी है b, वो संख्या घटा के मिलेगी। कैसे मिलेगी? घटा के। और किसको घटाओगे? 18 के गुणनखंडों को। अब 18 के ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे जिनको घटा के हमें 7 मिल जाए। तो पहला गुणनखंड बनेगा 18 एकम 18, 1 गुणा 18। सारी पॉसिबिलिटी चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या मिलेगा 1,18, यही तो मिलेगी। क्या इसको घटा के आपको 7 मिलेंगे? नहीं मिलने वाले। ठीक है, छोड़ दिया। एक मिलेगा आपको 6,3। 6 गुणा 3 तो 18 होगा, लेकिन क्या 6 में से 3 घटा के आपको 7 मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। एक आपको मिलेगा 9,2 या 2,9, कुछ भी कह लो एक ही बात है। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो 7। यानी कि जो वांछित गुणनखंड हम ढूंढ रहे थे वो हमारा कौन सा वाला है? ये वाला 9,2। हम लिखना शुरू करेंगे। 6x² अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, कोष्टक 7 को लिख रहे हैं, यहां माइनस आया था तो कैसे घटा के 9 - 2
एक्स माइनस 3। ठीक है, अब 6x² अपनी जगह, इधर से माइनस से गुणा करेंगे, उधर से x का करेंगे, तो 9 प्लस का है, जब माइनस का गुणा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 9 उधर से x का गुणा होगा। फिर 2 किसका है, माइनस का, माइनस का गुणा और कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 2 इधर से और x उधर से। और माइनस 3। अब फिर मैंने बोला पहले पद में से कॉमन लेंगे, x तो आना ही आना है। अब कोई और ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए वो कौन सी है, 3, तो 3 को और ले लेंगे। अब 3 का भाग यहां देंगे, 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और x का x² में देंगे तो x बचेगा, माइनस 3 का 9 में दोगे 3 बार, और x बाहर ले चुके हैं। अब यहां कॉमन दिया जाता है, लेकिन हम कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इसी को दोबारा लिख दिया, क्या, 2x माइनस 3, तुलना कर लो, दोनों प्लस किए, प्लस आ जाएगा, 2 यहां भी है और 2 वहां भी है, और 2 में 1 का गुणा करने पर आपको 2 मिलेगा, उस 1 को यहां लिखेंगे। ठीक है, वैसे होता यह है कि इसमें अगर अभी तो खैर एक जैसा ही लिखा है कि इसमें ऐसी संख्या कॉमन लो कि यही वाला पद बन जाए, तो कभी कभी बड़ी माथापच्ची करनी पड़ जाती है, थोड़ा कठिन सवाल आ जाए, और ये अप्रोच बहुत ठीक है, जो यहां आया उसकी यहां लिख दो, और पहले वाले पद को आप तुलना कर लो और वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 3 दोनों जगह है, तो ये यहां आ गया, और यहां से बचा 3x, और यहां से बचा प्लस का 1, ये होगा इसके गुणनखंड। समझ में आया, और एक आध कराऊं या फिर आगे बढ़ूं, हाँ बोलो जल्दी बोलो, एक आध सवाल और कराऊं या फिर आगे बढ़ूं, और करवाऊं, चलिए एक सवाल हम और देख लेते हैं, किताब का ही लेते हैं, कौन सा ले लूं, चलो दूसरा ले लेते हैं, पहले ये लो, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये प्रश्नावली के सवाल आधे आधे तो ही रहे हैं ना, पूरे बाद में करेंगे। तो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं, क्या करेंगे हम, a और c के मानों की तुलना करेंगे, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा होता वहां क्या लेते हैं, +1, यानी कि x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे, +1, तो a का मान कितना है, +1, और c का मान -8, गुणा करके -8, माइनस आया है यानी कि ये 2 घटा के मिलेगा, और कहां से, 8 के गुणनखंडों से, 8 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के 2 मिलेगा, वो होगा 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया 2, तो यानी कि पहला गुणनखंड 2, सॉरी 4, और दूसरा गुणनखंड 2, एक बनता है 1,8, सॉरी 18 क्यों लिख रहा हूं, 1,8, यहां से घटाओगे तो आपको 7 मिलने वाला है, नहीं चलेगा, दूसरा मिलेगा 2,4, यहां से आपको 2 मिल जाएगा घटा के, बशर्ते 4 में से 2 घटाएंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला गुणनखंड पहले लिखते हैं, 8 4 बार 2, ठीक है, अब हम करते क्या है कि ये हमें 3 जोड़े मिले हैं, उनको आप कैसे भी गुणा करो, जब भी आप गुणा करोगे तो आपको एक नया गुणनखंड का समूह मिल जाएगा। देखो 2,2,2,1, पहला 1 2 इधर लिया और बाकी पूरे गुणा एक साथ किया, तो ये 2 और ये 4, एक गुणनखंड ये बनेगा। ठीक, शुरुआत के 2 लिए, अंत के 2 लिए, 2 दूनी 4, और देखो एक समूह बन जाएगा, शुरुआत के 3 ले लिए और लास्ट को छोड़ दिया, तो 8,1 बन जाएगा। ये आपकी मर्जी है कैसे बनाना है, आपकी मर्जी है कि चलो इस वाली और इस वाली संख्या गुणा कर दिया, अगर ये अलग अलग होती तो, और इस वाली और इस वाली का कर दिया, तो भी करोगे तो अभी सेम है, तो 2 दूनी 4 और 2, जैसे अगर माना कि होते 2,2,5,3,1, देखो इससे कितने बनेंगे, इसका पूरी गुणा इसका यहाँ, तो
तो 2,10 या 30, एक ये बनेगा। 2 लिए 4,8 बनेंगे, तो तो बने 2 दूनी 4, सॉरी 15। 3 एक साथ लिए, 2 छोड़ दिए, 20,3। 4 एक साथ लिए, 1 छोड़ दिया, 60,1। मैंने इन दोनों को एक साथ लिया और इन दोनों और इसको एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया, सॉरी हाँ चलो इन दोनों को एक साथ लिया और इसको और इसको और इसको लिया, तो 5 दूनी 10 ये हो गए, 2 या 6। मैंने इसको और इसको लिया, बाकी को छोड़ दिया, तो 2 या 6 तो ये हो गया, बची को गुणा किया, 5 दूनी 10। कितने भी जोड़े बनाओ, ऐसे बनते हैं जोड़े, और इन सबका जब जोड़ों को गुणा करोगे तो आएगी वही संख्या। ये 60 का था, 60 ही संख्या है, जब हर संख्या गुणा करोगे 60 आ जाएगा। अब अगर बात करते, सवाल ऐसा आया कि भाई 60 के गुणनखंड करने घटा के 17 मिल जाए, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, 20 - 3 17। या फिर जोड़ के 23 मिल जाए तो इसका प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है? 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के ना 28 मिल जाए, इसका प्रयोग कर लेंगे। 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 19 मिल जाए, यहां प्रयोग करेंगे, 15 और 4 19। 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के 16 मिल जाए, ये ले लेंगे। 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के 4 मिल जाए, ये ले लेंगे। 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के जोड़ के 61 मिल जाए, ये वाला ले लेंगे। 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के 59 मिल जाए, तो ये वाला ले लेंगे। घटा के 11 मिल जाए तो ये ले लेंगे। अब क्लियर है? मतलब आप कितने भी जोड़े बना सकते हो। बस अभी क्या सवाल छोटे छोटे थे, गुणनखंड छोटे हो रहे थे, तो हमें तुरंत ही मिल गया था। कुछ बड़े जहां गुणनखंड करोगे ना, तो वहां आपको जोड़े बना के देखना पड़ेगा। सवाल ऐसे भी आएंगे, परेशान मत हो। अभी हमने एक सीढ़ी चढ़ी है, इतना ज्यादा जल्दी हाइपरवन जरूरत नहीं है कि अभी सारी चीजें सीख जाए। हम सवाल करेंगे, यहाँ करेंगे, देगा समीकरण में करेंगे, है ना। थोड़ा सा फर्क है, देगा सुबह में, देगा दोपहर में, वही चर्चा करेंगे जब पढ़ाएंगे। वैसे मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि 2 के बाद सीधा 4 पढ़ाता हूँ, इसलिए मतलब एक जैसा ही है लगभग लगभग। अगर आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पढ़ाएंगे, वो बात की बात है। ये चीज समझ में आई? चलो, तो क्या सवाल था? x² - 2x - 8। ए और सी का गुणा किया तो +1 गुणा -8 हुआ, -8 माइनस कहेगा कि ये 2 घटा के मिलेगा, और 8 के गुणनखंडों से, तो 8 के ऐसे गुणनखंड इनको घटा के 2 मिलेगा, तो 4,2 होंगे। जो गुणनखंड हम करते हैं ना, उन गुणनखंडों का आपस में गुणा करके वही संख्या प्राप्त हो जाती है जिसे गुणनखंड किए। 4,2 लिए और 4 और 2 का गुणा करोगे तो 8 मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो हमने क्या किया, आपको गुणनखंड मिले कौन कौन से? 4,2 बड़ा वाला पहले लिखते हैं, x² माइनस ये सवाल का, ये 4 क्योंकि घटा के लिखना था, तो 4 - 2 x यहां -8, x² अपनी जगह, माइनस गुना और इधर से x से गुणा करेंगे, तो माइनस गुना यहां होगा, प्लस है 4 तो -4 हो जाएगा और x इधर से आ जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 इधर से और x इधर से -8। ये गुणा करने की दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ, एक पद करके दिखा दो, करता क्या हुआ। x पहले हम कर रहे हैं माइनस से गुणा, तो माइनस से यहां करोगे तो -4 हो जाएंगे, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, कोष्टक के बाहर अभी भी x रहेगा, फिर x का इधर से करोगे तो -4x और प्लस का 2x। ये काम हो रहा, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां पे कॉमन लेना है। संख्या तो कोई कॉमन मान ही नहीं है, क्योंकि इधर 1 लिखा हुआ है, 1 को हम लिखते नहीं है, x सिर्फ कॉमन आएगा। x² में से x क्या है, x बचा, और यह चलो लिख देते, 1 कॉमन लिया था, तो 1 का 4 में भाग कितनी बार जाएगा? -4 बार। अब इसी को हम दोबारा लिख देते हैं, लिखा हमने x - 4। अब तुलना करेंगे इसकी और इसकी और इसकी तुलना करेंगे, दोनों प्लस की है तो प्लस, एक प्लस का एक माइनस का होता तो यहाँ माइनस आ जाता। और यहाँ कितना लिखा है? 1, यहाँ कितना लिखा है? 2। 1 में कितने गुणा करेंगे? 2 आ जाए, 2 का, बस 2 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब x - 4 अपनी जगह और x + 2, ये इसके गुणनखंड, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको देख लेना 2-3 बार, मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ाने वाला।
इतना ही बहुत पर्याप्त है आज। एक छोटी सी थ्योरी है, उसको पढ़ेंगे, इसका सवाल हम कल करेंगे पूरा जैसे किया जाएगा। ठीक है, ये गुणनखंड आपको हर हाल में तैयार हो जानी चाहिए कल तक स्कूल आने के टाइम पे। चलिए अब हम एक छोटी थ्योरी देखने जा रहे हैं, और वो क्या है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यक क्या थे? अगर अभी द्विघात बहुपद के शून्यक हमने अभी ज्ञात नहीं किया, समीकरण पे पहुंचे नहीं है, लेकिन हमने रैखिक बहुपद के शून्यक तो देखे थे ना। शून्यक मतलब एक्स का मान, आपकी भाषा में क्या है? एक्स का मान। ठीक है, या फिर और अच्छी परिभाषा में दूंगा तो मैं ये कहूंगा, एक्स का ऐसा मान जो एक्स की जगह रखने पर उस बहुपद के मान को शून्य कर दे, वो क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि द्विघात बहुपद की बात हो रही है, द्विघात बहुपद, एक चीज और है शायद आपको ध्यान हो, मैंने नाइट में आपको बताया था कि एक्स के पदों में एक्स के ऊपर जितनी भी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। याद आ रहा है? हम आते जाते ओटी पूछते थे आपसे, बताओ देखिए बहुपद के शून्य कितने होंगे? आप बोलते थे एक, द्विघात के दो, त्रिघात के तीन, चार घात वाले के चार। ठीक है, तो क्या है शून्य, कैसे हैं, कैसे निकालने, इन सब बातों को भी छोड़ देता है। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि शून्य की एक ऐसी संख्या है जिसको एक्स की जगह रख देने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि द्विघात बहुपद की बात हो रही तो कितने शून्यक मिलेंगे हमको? दो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम द्विघात बहुपद को पढ़ रहे हैं तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? दो होंगे। द्विघात बहुपद के हमको दो शून्यक प्राप्त होंगे। अब उन्हीं शून्यकों का योग करना है, उन्हीं शून्यकों का हमको गुणनफल करना है। माना कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक मिले हमको 2,3, तो योग कितना हो जाएगा? 5, और गुणन कितना हो जाएगा? 6। यही तो होगा। अब ये जो शून्यक है कहीं ना कहीं उस द्विघात बहुपद की ए, बी और सी से संबंध रखते हैं, कुछ ना कुछ संबंध होगा। उस संबंध पे हम चर्चा कल करेंगे, कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं। लेकिन अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्य दिए गए हैं तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं ए, बी और सी से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। हमें वही चीज देखनी है कि द्विघात बहुपद के शून्य, चलो मैं लिख के बताता हूं, ज्यादा बेटर है। कि माना कि कोई द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नहीं 0। ठीक है, सवाल करते टाइम पे ये चीज लिखना इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि द्विघात बहुपद अगर हमने पहले ही बोल दिया तो वो द्विघात ही होगा, तो ये 0 है या नहीं ये कोई बात नहीं करेंगे। तो द्विघात बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? जहां ए बराबर नहीं 0। तो देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, ये कोई ना कोई संख्याएं होंगी, ये तो भी आप देख ही रहे हैं सवाल करते टाइम पे। तो इनका और शून्यकों का क्या है कि आपका पहला फॉर्मूला रूप में याद कर लो। पहला फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल ये होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। जब तक बात होगी बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब तक हमें बहुपद के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, जब तक हमें बहुपद के बारे में जानकारी नहीं दी गई है तब तक हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अब अगर आपका बहुपद है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? क्या है एक्स का गुणांक? जो एक्स के साथ लिखा हुआ है वो एक्स का गुणांक है, चिन्ह के साथ लेना है। ये याद रखना, जब तक आप बहुपद और द्विघाती बहुपद की बात करोगे, गुणांक की बात करोगे, तो आपको वो सारी चीजें चिन्ह के साथ लेनी है। संख्या लिखी हो तो चिन्ह के साथ लेनी है,
ABC लिखा हो तो चिन्ह के साथ लेना है, PQRST लिखा हो तो चिन्ह के साथ लेना है, जो भी लिखा हो आपको क्या लेना है, चिन्ह के साथ। क्योंकि S और T तो नहीं देते हैं, क्योंकि S और T का उपयोग हम X की जगह पे करते हैं। ABCD दे देंगे, ज्यादातर AB और C में ही बात चलेगी, ठीक है। द्विघात बहुपद में ABC देंगे और त्रिघात बहुपद में ABCD तक जाते हैं, है ना। तो गुणांक 9th में भी आपको बताया था, जिस चीज का गुणांक हम पूछ रहे हैं उसके साथ लिखी हुई संख्या या प्रतीक उसका गुणांक कहलाएगा चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, क्या होगा, प्लस का b, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये माइनस सूत्र का, और x का गुणांक क्या है, प्लस का b, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, हाँ तो प्लस का b। तो अब माइनस पहले से लगा हुआ है, प्लस हम फिर लिखे, एक पद आप बढ़वाओगे कि प्लस का b, फिर हम गुणा करके यही लिखने वाले अल्टीमेटली माइनस b। चलो कोई बात नहीं, ठीक भी है, याद भी रहेगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, प्लस का a, तो ये क्या है, प्लस का a, ये भी अल्टीमेटली क्या हो जाने वाला है। यानी कि एक बहुपद जिस जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके शून्यकों का योगफल होगा माइनस b बटे a, ठीक है। अगर भाषा में बात करेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। आपका a हमेशा यही रहने वाला है, b यही रहने वाला है, c यही रहने वाला है। अब आपको जो भी बहुपद मिल जाए तुरंत, जैसे मिला 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, मैं योगफल बोलूंगा माइनस 4 बटे 9, ठीक है। बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, मैं बोलूंगा माइनस 7 बटे 2, हो जाएगा 7 बटे 2, ठीक है, डन। अब आ जाते हम, तो हमने बहुपदों का शून्यकों का योगफल देख लिया। अब हम आते हैं शून्यकों के गुणनफल पे। किस पे आते हैं, शून्यकों का गुणनफल। अगला पद हमारा बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो बहुपद है, और शून्यकों का गुणनफल, इसको हम बोलेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। पहली क्लास में बात हो चुकी थी, शायद नहीं हुई हो तो हम फिर यहां बोल देते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, थोड़ा बड़ा लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जितना भी इसके साथ लिखा हुआ है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, जितना भी इसके साथ लिखा हुआ है वो एक्स का गुणांक, और ये प्लस के बाद की पूरी संख्या कुछ भी लिखी हो वो क्या कहलाएगी, अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पे अचर पद कितने हैं, सी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए, ये भी चिन्ह के साथ ही लेंगे, ठीक है। प्लस सी और प्लस ए क्या हो जाएगा, सी बटे ए। कोई कंफ्यूजन? तो अब हम सीधा सीधा एक बहुपद पे आते हैं, जो हमारा बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7। अगर मैं योगफल की बात करूंगा तो हो जाएगा माइनस b बटे ए, जो हो जाएगा माइनस 7 बटे 4, यानी कि 7 बटे 4। अगर मैं गुणनफल की बात करूंगा तो हो जाएगा c बटे ए, यानी कि माइनस 7 बटे 4। बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। योगफल की बात करोगे तो माइनस 4 बटे 2, हालांकि यहाँ कट जाएगा, बिल्कुल वो उस पर चर्चा नहीं करनी है। और गुणनफल की बात करोगे तो माइनस 5 बटे 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, पर्याप्त।